हेलो एंड वेलकम टू संडे बाइट। संडे बाइट में आपका स्वागत है। संडे बाइट में आज हम आपसे मिलवाने वाले हैं जवां दिल की धड़कन, ऑडियो इंजीनियर, म्यूज़िक कंपोज़र, सिंगर। सुखों को बीते लम्हों से सने हैं वक्त अपने नए पुराने इन बहती हवाओं में। एक्टर, रैपर और भी बहुत सारे प्रतिभा के मालिक हैं। ये लड़की है नशा, रही है मुझे सता, इसकी कातिल आंखें हमें देती है फसा फसा फसा। Your past. और आज हम मौजूद हैं उनके स्टूडियो में, डी म्यूजिक्स में। हम बात करेंगे दीक्षित जायसवाल से, जो एक छोटे से शहर से म्यूज़िक इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत की और आज अपना खुद का रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। हम उनसे म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कुछ दिलचस्प बातें करेंगे और जानेंगे कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में युवाओं के लिए क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम इनसे जुड़ी हुई कुछ पर्सनल बातें भी करेंगे, कुछ इंडस्ट्री से जुड़ी हुई दिलचस्प जानकारी लेंगे, इनसे गाने भी सुनेंगे, इनसे म्यूज़िक भी सुनेंगे और इनके स्टूडियो को भी हम दिखाएंगे आपको। इसके अलावा हम जानेंगे कि एक म्यूज़िक कैसे कंपोज होता है या बनता कैसे है। पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ क्या पूछूं मैं आपसे? आप ही बता दीजिए। पर्सनल लाइफ से आप जो इच्छा है आपकी पूछ लीजिए। आप खुद बताइए क्या पूछूं मैं, व्हाट शुड आई आस्क? देखने से मैं क्या लगता हूँ मैरिड हूँ, मतलब कि मैं मैरिड इंसान हूँ। ये पर्सनल लाइफ मतलब म्यूजिक ऐसा कहाँ मिली आपकी क्या सोलमेट? हमारा अरेंज मैरिज था। अरेंज मैरिज, मुझे लगा कहीं म्यूजिक। इसके अलावा कुछ आप बताना चाहें, कोई शूट? अच्छा, मैंने देखा था एक शूट जो आप दार्जिलिंग का कहीं है, मतलब एग्जैक्टली मैं इस गाने को ठीक से नहीं सुना, बट समथिंग लाइक कि मतलब आप उसमें हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो क्या है वो? बेसिकली वो एक प्रोजेक्ट था। आई मीन मैंने जब मैं कॉलेज में था तो उस समय मैंने गाना लिखा था ये, एंड तो तभी जो है वो प्रोसेस, लाइफ यू गेट मैनी पीपल इन योर लाइफ एंड देन आप वो एज में होते हो कि आप जो है प्यार मोहब्बत ब्रेकअप वाले गाने लिखते हो। वो एक एज होता है। इसका भी एक मैं आपको एक आइडिया बता दूंगा कि हर एज में क्या किस टाइप के गाने लिखते हैं लोग। तो वो एक एज था, एक प्रोसेस था, उसमें गाने लिखा था। दिल नहीं टूटा कभी आपका? ऐसा नहीं है। अच्छा, मुझे लगा ऐसा नहीं है ना। मतलब देखो ये चीज़ मतलब हर किसी के इंसान, मतलब एक इंसान को कभी कभी होता है कि शायद वो सामने वाले से बात भी नहीं करता है बट उससे अटैचमेंट हो जाता है, प्यार हो जाता है। एंड कभी कभी होता है कि जो वो रिस्पॉन्स नहीं मिलने से उसका दिल भी टूट जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि उस चीज़ के लिए इंडल्ज भी होना पड़े, और एक आर्टिस्ट वो सिर्फ इमेजिन करके भी वो सारी चीज़ें लिख सकता है। एक लिरिक राइटर को बोलिएगा आज रोमांटिक सॉन्ग लिखने के लिए, तो वो ज़रूरी नहीं उसको प्यार हुआ नहीं हो, लेकिन बट वो लिख देगा इमेजिन करके। तो एक आर्टिस्ट को इन सब चीज़ों से कभी कभी ऊपर उठ के भी करना पड़ता है। नहीं, कभी कभी ऐसा भी मैंने सुना है कि दिल भी तोड़ना ज़रूरी है, मतलब अच्छे गाने के लिए। अगर एक्सपीरियंस हो इस टाइप का तो आप ज़्यादा डीपली लिख पाइएगा, है ना। और मतलब अगर हर चीज़ का एक्सपीरियंस रहता है तो आप जो है वो प्रोसेस से गुजरे होते हैं तो लिखने में आपको आसानी रहेगा। सामने वाले को समझने का भी आपको मौका मिलता है। ऐसे तो आप समझ नहीं पाओगे ना कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, बट आप जब उस प्रोसेस से गुजरे होते तो आप अच्छा लिख पाते हो। क्या सुनाना चाहेंगे आप? सुनाएंगे तो ही हमारे व्यूअर्स को कुछ। मेरे अभी तो गला बैठा हुआ है, कोशिश करता हूँ मैं। गिटार है क्या? ये वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग है, मतलब बॉलीवुड का ही सॉन्ग है, तो सुनाता हूँ मैं आपको। गिटार ट्यून है कि नहीं ट्यून है।
रैप वैप कुछ? रैप ऐसे रैप क्योंकि अभी ये तो बहुत लगा कि हमारे टाइम का है। हाँ, ये आपका टाइम का, इसको थोड़ा अलग टाइप का क्या मैंने। आपको ऑडियो बहुत सारे यूट्यूब पे मिल जाएंगे, है ना? इसमें कॉपीराइट तो नहीं लगेगा ना? अगर मैं अपने दर्शकों को दिखा, शायद हो सकता है कॉपीराइट। आप शायद लिंक भेज दीजिएगा, उसको मैं कॉपीराइट हटवा दूंगा, कोई टेंशन नहीं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में आपने सफ़र कैसे शुरू किया? म्यूज़िक इंडस्ट्री में मुझे करीबन 13-14 साल हो चुके हैं। हमारे स्कूल, जब मेरा स्कूल लाइफ था तभी से मुझे म्यूज़िक में इंटरेस्ट था। म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद था और ड्रम्स वगैरह बजाना मुझे पसंद था, लेकिन ऐसा कुछ मैंने स्पेसिफिकली कभी इसका नॉलेज नहीं लिया, म्यूज़िक सीखा नहीं था तभी तक। फिर मैंने शौक़ से एक छोटा सा कीबोर्ड मंगवाया, उसमें प्रैक्टिस किया। इंटरनेट के माध्यम से मैं सीखना चालू किया। मेरे दिमाग में था कि मैं मीडिया के सेक्टर में ही जाऊंगा, तो साउंड इंजीनियरिंग का कॉलेज मैंने ढूंढना चालू किया। फिर पुणे में मुझे एक अच्छा कॉलेज मिला जो ग्रेजुएशन दे रहा था साउंड इंजीनियरिंग में। ऐसे पुणे में एक FTIA है, गवर्नमेंट कॉलेज है, बट वो ग्रेजुएशन नहीं देते, पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री वगैरह देते हैं। तो उसके ही जस्ट बगल में एक और मेरा कॉलेज था जहाँ पर एप्पल सर्टिफिकेशन था, एविड सर्टिफिकेशन, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं इस फील्ड में। तो वहाँ जाके मैंने ग्रेजुएशन किया, साउंड इंजीनियरिंग का कोर्स किया, म्यूज़िक प्रोडक्शन का कोर्स किया। उसके बाद अपने ही कॉलेज में मैं फिर 3 साल एज ए प्रोफेसर रहा। एंड काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ के, जैसे मुंबई हो गए, पुणे हो गए, तो वहाँ के लोकल स्टूडियोज़ के लिए भी काफ़ी काम किया। कॉलेज में मेरा बैंड भी था, तो बहुत बड़े बड़े स्टेज शोज़ भी किए हमने। एंड उसके बाद फिर 4 साल के लिए मैंने अमेरिकन प्रोडक्शन के लिए काम किया, जो कि पुणे बेस्ड ही थे, बट अमेरिकन प्रोडक्शन था। तो 4 साल मैंने कॉलेज में, जब मैं प्रोफेसर था, उसके बाद वर्क फ्रॉम होम के तौर पे मैंने चालू किया। अच्छा। एंड पुणे में ही 2-3 साल रहा। 2020 में मैं पूर्णिया आ गया। और पूर्णिया आने के बाद कारण था ये कि हमारे पेरेंट्स, फैमिली सब बेस्ड आउट यहीं पर है। और पूर्णिया का मुझे स्कोप इसलिए लगा भी क्योंकि इस क्षेत्र में ऐसा कुछ स्टूडियो ढंग का है नहीं अभी तक। इवन आप पटना चल जाइए, आप बिहार में किसी भी क्षेत्र में चलिए, छोटे मोटे स्टूडियो है, जैसे जो इलेक्शन प्रचार हो गया या फिर ये सब हो गया, इस टाइप का स्टूडियो हो, लेकिन प्रॉपर म्यूज़िक प्रोडक्शन जहाँ पर म्यूज़िक से रिलेटेड अच्छा कुछ काम नहीं हो रहा था। तो फिर हमने, जो मैं पुणे से मैं पूर्णिया आया, पूर्णिया में मुझे स्कोप दिखा स्टूडियो का, क्योंकि इस क्षेत्र में ऐसा कोई ढंग का स्टूडियो नहीं था अवेलेबल। और मेरे लिए भी एक तरीके से चैलेंज था कि यहाँ पर आके स्टूडियो चलना, ये चलेगा कि नहीं चलेगा। बहुत लोग बोलते थे कि भाई तुम्हारा इंडस्ट्री मुंबई है, तो मुंबई में स्टूडियो खोलो। और मेरे पास ऑप्शन था, मेरे पास मुंबई नहीं, मेरे पास पासपोर्ट वीज़ा बना, मैं फॉरेन में, जो मेरे US के जो मेरे प्रोड्यूसर थे, वो बोले थे कि भाई तुम चलो वहीं पर, तुम्हारा मुंबई छोड़ो, तुमको बाहर में बना दूंगा, या फिर तुमको मुंबई माने तो मुंबई में स्टूडियो बना दूंगा मेरे लिए। बट मेरे को लगा कि नहीं, अपना जो जहाँ से मैं हूँ वहाँ के लिए कुछ करूँगा तो शायद मुझे अपना एक होता है ना, वो सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर एक चैलेंज के तौर पे स्टूडियो खोला। और उसका जो प्रमोशन है मैं इंस्टाग्राम वगैरह पे किया, फेसबुक वगैरह पे किया। लेकिन वो क्या चीज़ है जो आपको इंस्पायर किया इस इंडस्ट्री में, म्यूज़िक इंडस्ट्री, मतलब है कि जी, क्या स्ट्राइक किया होगा कि हमको म्यूज़िक इंडस्ट्री में ही जाना है? मुझे म्यूज़िक, मतलब जो होता है ना, बचपन से ही मैं म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद था। मैं लिंकिन पार्क एक आर्टिस्ट, मेरे वन ऑफ द फेवरेट आर्टिस्ट है, फॉरेन के आर्टिस्ट है, उनके जब लाइव शोज़ देखता था तो मेरे वो होते ना, गूज बम्स हो जाते थे, रोए खड़े हो जाते थे। तो वो एक था, और वो म्यूज़िक बनता कैसे है वो चीज़ का ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट था, रादर दैन कि मैं परफॉर्म करूं। मेरे को चीज़ें बनाने में ज़्यादा मज़ा आता था। जैसे देखा जाए कि एक फिल्म बनता है, क्रिएटिविटी। हाँ, जैसे मैं वीडियो एडिटिंग भी करता था, पहले स्टार्ट मैंने वीडियो एडिटिंग से ही किया था। एंड वीडियो एडिटिंग तो कर लिया मैंने, बट उसमें जो म्यूज़िक, साउंड इफ़ेक्ट्स, ये सब जो होता है वो क्रिएट कैसे होगा, ये चीज़ मेरे को ज़्यादा टफ भी लगा उस समय, और चैलेंजिंग भी लगा। तो इस चीज़ का मैंने नॉलेज लेना चालू किया। एंड देन फिर जो साउंड इंजीनियरिंग का कोर्स किया मैंने, उससे मेरे को बहुत कुछ नॉलेज मिला। एंड अभी जो आप जर्नी देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग, म्यूज़िक प्रोडक्शन, ये सब का। म्यूज़िक प्रोडक्शन
जी ऑडियो इंजीनियरिंग, जी जी। जी मतलब सिंगिंग करते हैं, हाँ हाँ मैंने एक्टिंग भी देखा है, हाँ जी। मतलब इतने सारे रोल हैं आपके, मतलब इसको बैलेंस कैसे करते हैं? अब देखिए, एक म्यूज़िक वीडियो जो होता है एक छोटा सा फिल्म का ही स्वरूप होता है देखा जाए तो, हाँ हाँ। जिसमें आप स्टोरी भी दिखा सकते हैं, जिसमें आप म्यूज़िक तो हो ही रहा है, लिरिक्स है, कंपोजिशन है, उसमें आप जब वीडियो बनाइएगा तो आपको एक स्टोरी भी दिखाना पड़ेगा। तो ये सारे प्रोसेस को करने में जो मज़ा है वो चीज़ जो है वो मुझे बहुत प्रेरित किया। अब एक एक चीज़ को खुद से करना था, क्योंकि स्टार्टिंग में हर कोई आप पे कोई ट्रस्ट करेगा नहीं, आपको खुद ही करना पड़ेगा वो सारी चीज़ों को। तो मैं वो चीज़ खुद से करना चालू किया और उसी में कुछ ना कुछ मुझे मिलता रहा और मैं उस पर वीडियो बनाता रहा। इसी चीज़ को एक बार हम ब्रीफ में जानना चाहेंगे, म्यूज़िक प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, ताकि हमारे व्यूअर्स भी समझ पाए या जिनको इस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट हो, करियर बनाना हो, तो इसका प्रोसेस क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ ख़त्म होता है? देखिए, जब आप फिल्म देख रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, तो टीवी में आप दो चीज़ देख रहे हैं, एक तो विजुअली आप देख रहे हैं और एक ऑडियो जो स्पीकर से आउटपुट आ रहा है। जब आप मान लीजिए बहुत बड़ा लेवल का सिनेमा देख रहे हैं जिसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च हुआ है विजुअली, ठीक है ना, और उसको आप म्यूट कर लीजिए। अच्छा। म्यूट करने के बाद आपको लगेगा वो होता है ना, जो स्ट्राइक नहीं करेगा वो चीज़, होता है ना कि वो उसका अपीयरेंस छोटा हो जाएगा, भले उसमें आपने करोड़ों विजुअली खर्च किया हुआ है, लेकिन जो आपको कनेक्ट करता है वो ऑडियो है बेसिकली, मतलब म्यूज़िक म्यूज़िक है, बैकग्राउंड स्कोर है। अगर एक ऐसा है कि एक बच्चे को आप देखोगे, छोटे बच्चे को, ठीक है, वो उसको जब आप इमोशनल म्यूज़िक सुनाइएगा तो वो सैड हो जाएगा। अच्छा, आप भी अब इमोशनल म्यूज़िक सुनते होंगे तो सैड हो जाते हैं, आपने शायद सीखा नहीं म्यूज़िक, ठीक है ना। जब आप हैप्पी म्यूज़िक सुनते हो जिसमें डांस होता है या फिर जब कुछ होता है, अप बीट होता है, ऑटोमेटिकली आप थिरकने लगते हैं। जब आप मतलब प्यार मोहब्बत रोमांटिक म्यूज़िक रहता है तो आपको लगता है कि हाँ, लगता है जैसे कि वो चीज़ आप इमोशन फील करने लगते हैं। और ये चीज़ किसी को सिखाया नहीं गया है, ये चीज़ हमारे अंदर ऑलरेडी है, भगवान ने हमें डाल के दिया है। जिस प्रकार हमें आँख से कलर दिखते हैं, उसी प्रकार से वो सुर जो है सारे, मतलब जो जितने भी नोट्स हैं वो हमारे अंदर में पहले से मौजूद है, इंसान के अंदर में। और वो म्यूज़िक जब हम लोग उसके स्टडी करते हैं, राग के बारे में सीखते हैं, स्केल्स के बारे में सीखते हैं, और कुछ चीज़ ऐसा कॉम्पोजिशन है तो दिल से बनता है, तो वो एक ह्यूमन चीज़ है। जब वो चीज़ क्रिएट होता है और वो जब स्ट्राइक करता है किसी भी एक व्यक्ति को, तो वो इमोशंस ऑटोमेटिकली सामने आने लगता है। और भी कुछ ऐसा आप सुनाना चाहें जो स्पेशली तो गाना था, रैप वैप कुछ भी, मतलब व्हाटएवर, या कोई ऐसा सिंगिंग अलग स्टाइल? एक मेरा खुद का गाना है कॉम्पोजिशन, तो अभी गिटार उतना ट्यून नहीं है, शायद उसको ट्यून करना पड़ेगा मुझे। लगे हर जहाँ में तुम हो, तेरे बिना लगे सब अधूरा सा, तेरा मेरा अब रिश्ता है क्या, तेरे बिना लगे सब अधूरा सा। चेहरा नजर आया, खो गया मेरा दिल, खो गया मेरा साया, नजर उनसे मिली तो शर्मा के वो मुस्कुराए, अगले दिन मुझे देखने को दौड़ के छत पे वो आई कि ओ मेरी जान, तेरे बिना लागे सब अधूरा, कि ओ मेरी जान, तेरे बिना लागे सब अधूरा।
इसलिए जो साउंड है वो बहुत बड़ा रोल करता है। आप किसी भी फिल्म में मूड सेट करना हुआ उसका कि यहाँ पर चेजिंग सीन है तो उसका म्यूज़िक कैसा रहेगा, उसका BPM, टाइमिंग, ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो इसका आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। इसके लिए आप म्यूज़िक सीखिए सबसे पहले, उसके बाद फिर आप जो है म्यूज़िक सीखने के बाद कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है सबका ग्रामर होता है, हर इंस्ट्रूमेंट का ग्रामर होता है। जैसे आप ABCD सीखते हैं, फिर आप जो CAT, CAT, DOG, डॉग एक वर्ड बनाना सीखते हैं, एंड देन वर्ड्स के कॉम्बिनेशन ग्रामर के मदद से आप जो है एक सेंटेंस बनाना सीखते हैं। उसी प्रकार म्यूज़िक भी है। आप पहले जो उसका ABCD सीखिए म्यूज़िक का, उसके बाद फिर आप जो है उससे जो है कुछ कॉम्पोजिशन। तो एक बच्चा जो पहले आप जो है उसको रटाया जाता है, चीज़ों को रटाया जाता है, तो उसी तरह म्यूज़िक को भी स्टार्टिंग में रटना पड़ता है। मतलब जो गाने हैं या राग है जो आपके टीचर सिखा रहे हैं या ऑनलाइन आप देख रहे हो, तो उसको आपको प्रैक्टिस करके सेम चीज़ आप पहले रटोगे, क्योंकि आपको आइडिया नहीं है कि वो जो म्यूज़िक मैं सुन रहा हूँ वैसा सेम म्यूज़िक में बना लूँगा, उतना आप कैपेबल नहीं होते हो। कब तक? 2-3 साल लगता है इस चीज़ में। उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करने लगते हो चीज़ों को, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक आइडिया बता देता हूँ कि आप कोई नए शहर में गए, तो नए शहर में आपको बोला जाएगा कि फ़लाने जगह जाना है, तो आप जा पाइएगा? नहीं जा पाइएगा, क्योंकि आपको आइडिया नहीं है। उसके लिए आप किसी से पूछिएगा या इंटरनेट गूगल पे जाके गूगल मैप पे आप सर्च कीजिएगा, ठीक है ना। एक बार आप गूगल मैप की मदद से गए, दूसरी बार भी आपको डाउट लगेगा, तीसरी बार भी डाउट लगेगा। हाँ, लेकिन जब आप 5-6 महीना उस शहर में रह जाइएगा तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा उस शहर का कि भाई ये रोड इधर से जाना है, और 1 साल के बाद आप शॉर्टकट भी अपने आप से ढूंढ लीजिए। ये रास्ता से मत जाओ भाई, इस रास्ते से चलो, यहाँ से जल्दी पहुँचोगे। तो वही चीज़ होता है म्यूज़िक में भी। आपको नया चीज़ कोई भी सीखना होता है तो उसमें टाइम लगता है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद जब आप प्रोफेशनल हो जाते हो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जैसे आप गिटार सीख रहे हो तो गिटार में प्रोफेशनल हो जाओ, वोकल सीख रहे हो तो वोकल में प्रोफेशनल हो जाओ। एक इंस्ट्रूमेंट सीख लिया आपने, फ्लूट है, कीबोर्ड है, मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा कीबोर्ड पियानो को, क्योंकि जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो ज़्यादा पियानो को समझता है। इवन आप जो म्यूज़िक बनाते हो उसमें पियानो रोल होते हैं, एंड उसी से बेसिकली आगे का जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक वगैरह बनता है जो कंप्यूटर में बनता है वो आपको ज़्यादा मदद करेगा पियानो रादर देन अदर इंस्ट्रूमेंट। नहीं, मैं ये जानना जैसे कि एक तो स्क्रिप्ट होता है, रिकॉर्डिंग किया आपने, रिकॉर्डिंग के स्टूडियो से बाहर आया, बाहर आके फिर आप एडिटिंग करते हैं, फिर फाइनल प्रोडक्शन, फिर इसकी मार्केटिंग होती है, फिर उसको मतलब एक मैं ये प्रोसेस जानना चाह रहा हूँ म्यूज़िक इंडस्ट्री का कि मतलब कितना आप कैसे करते हैं कि जैसे कि स्क्रिप्ट, सिंगर, रिकॉर्डिंग में भी बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट्स, फिर रिकॉर्डिंग के बाद एडिटिंग, एडिटिंग के बाद फिर फाइनल प्रोडक्शन के बाद उसका मार्केटिंग, फिर हो सकता है कि आपने इतना एफर्ट लगाया, काफ़ी टाइम लगा, वो चले या ना चले, मतलब दैट इज़ मतलब इसमें है कि यही प्रोसेस है या इसके अलावा आप कुछ प्रोसेस? देखिए एज अ लेमैन मतलब मैं जो जानता हूं, मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। किसी भी चीज़ का 3 चरण होता है, 3 चरण। एक होता है प्री प्रोडक्शन, एक होता है प्रोडक्शन, एक होता है पोस्ट प्रोडक्शन। मतलब अगर आप कुछ भी करना चाहेंगे तो सबसे पहले आप प्लानिंग कीजिएगा, उसके बारे में सोचेंगे। फॉर एग्जांपल आपको घर बनाना है, घर बनाने के लिए आप पहले सोचेंगे, विचार करेंगे कि चलो घर बनाते हैं, है ना। उसके बाद आपने घर वालों से बात विचार कीजिएगा कि घर जो बनेगा वो बंगला टाइप बनेगा कि हम 4 मंजिला बिल्डिंग बनाएंगे, उसमें भाड़ा भी देंगे, जो ये प्रोसेस ऑफ थिंकिंग है। तो म्यूज़िक में भी जब हम लोग प्री प्रोडक्शन के स्टेज में रहते हैं या फिल्म में भी, तो उस समय हम लोग डिसाइड ये करते हैं कि हमें क्या बनाना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे मूवी या हमारे गाने का डिमांड है कि एक रोमांटिक म्यूज़िक बनाना है। फॉर एग्जांपल एक प्रोड्यूसर है जो बोल रहा है कि भाई हमको एक रोमांटिक म्यूज़िक बनाना है। तो रोमांटिक म्यूज़िक बनाने के लिए सबसे पहला चीज़ होगा कि एक रोमांटिक लिरिक्स होना चाहिए। लेखक जो है उससे, एक राइटर से हम लोग वो जो भी डेटा अपने दिमाग में है कि हाँ एक प्यार मोहब्बत का सीन होना चाहिए, इसका शूट जो हम कश्मीर जाके करेंगे या दार्जिलिंग में जाके करेंगे या एनी अदर लोकेशन, या हम पूर्णिया में ही करने वाले हैं लोकल लोकेशन पे, तो वो चीज़ हम उसको एक डेटा देंगे कि ऐसा रहेगा सीन, और लड़का जो है बाद में मर जाता है या इस टाइप से कुछ भी एक मतलब हाँ एक जो क्लाइमैक्स है उसका वो एक थीम बता दिया हमने। तो वो जो है उस हिसाब से जो है लिख के आपको लिरिक्स लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर पहले या तो हम कॉम्पोजिशन उसको सुना सकते हैं या वो लिरिक्स मुझे देगा, फिर उस पर मैं कॉम्पोजिशन। अब कॉम्पोजिशन क्या होता है, किसी भी चीज़ का धुन। अब जैसे हमने लिरिक्स है दिल दे दिया है, अब इसको जो अब ओरिजिनल गाना सुने हैं, दिल दे दिया है
ऐसा है, ठीक है ना। अब इसको कुछ और भी हो सकता है, दिल दे दिया है, अलग भी हो सकता है। तो ये चीज़ डिसाइड करता है कॉम्पोजिशन। तो अब मेरे दिमाग में कोई मेलोडी आया, अब मैं लिरिक राइटर को बोला कि भाई इसको लिख के इसमें कुछ बैठाओ ना, तो वो तू मेरी जान हो जाने जहाँ हो, फॉर एग्जाम्पल वो लिखा इस टाइप से, वही मेलोडी पे। तो या तो पहले मेरे दिमाग में मेलोडी कुक होता है, या मेरे को लिरिक्स आता है और लिरिक्स को पढ़ के मैं फिर उस पर मेलोडी बनाता हूँ, और उसमें कुछ चेंजेस होता है तो हम लोग डिस्कशन तो साथ मिलके मतलब हाँ, प्रोडक्शन से पहले प्री प्रोडक्शन में यही सब होता है। हाँ, सारा मेन चीज़ तो प्री प्रोडक्शन ही है, क्योंकि मेन सॉन्ग का जो सोल है वो आपका कॉम्पोजिशन और लिरिक्स है। और सॉन्ग का फेस, मतलब हम एक बॉडी के स्ट्रक्चर बताते हैं। गाने का आत्मा हो गया आपका लिरिक्स, गाने का आत्मा बोलिए या फिर बॉडी बोलिए, वो लिरिक्स और कॉम्पोजिशन दोनों है, ठीक है ना, क्योंकि वही गाने का स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, ठीक है ना। गाने का बॉडी है म्यूज़िक, बॉडी मतलब इसमें हम गिटार डालेंगे, इसमें ड्रम्स डालेंगे, इसमें हम पियानो डालेंगे, वायलिन डालेंगे, फ्लूट डालेंगे, जो म्यूज़िक अरेंजमेंट है वो बॉडी है। और गाने का फेस है सिंगर। अब गाने की पहचान कैसे होती है, सोनू निगम ने गाया है, अरिजीत ने गाया है, या फिर विशाल मिश्रा ने गाया है, दैट्स फेस ऑफ द सॉन्ग। पहचान सिंगर की है, उसकी आवाज़, बेसिकली गाने में तो आवाज़ है, उसकी आवाज़ उसका फेस है। तो ये बॉडी है सॉन्ग्स के। तो गाने को हम लोग जो है उसका एक तरीका होता है लिखने का, जैसे अंतरा मुखड़ा है ना। अब इंग्लिश में हम लोग उसको इंट्रो, वर्स, कोरस, ब्रिज, ये सब सेंटेंस में देते हैं। उसमें क्या कि गाना शुरुआत कैसे होगा, एंड देन फिर जो वर्स है, पहला वर्स सेकंड वर्स से मैच, मेलोडी मैच होता है, बीच में कुछ अलग पार्ट हो जाता है। तो ये आप सीख सकते हैं, इंटरनेट में काफ़ी कंटेंट आपको मिल जाएगा, लिरिक्स कैसे लिखते हैं, ठीक है। और इवन आप कोई 4-5 गाना का लिरिक्स निकाल के बैठोगे तो आप उसको स्टडी करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि गाना का लिरिक्स कैसे लिखा जाता है। उसके बाद जब आपका कॉम्पोजिशन रेडी हो गया, लिरिक्स रेडी हो गया है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं स्टूडियो पे, वेयर उसका एक डेमो रिकॉर्डिंग होगा। जैसे जो कंपोज़र है उसने अपना धुन को गाया, फिर जो यहाँ रोल आ जाता है रिकॉर्डिंग इंजीनियर नहीं, यहाँ पर बेसिकली म्यूज़िक डायरेक्टर का रोल आता है। अब म्यूज़िक डायरेक्टर जो है वो उसका BPM सेट करेगा। BPM मतलब उसका रिदम, जो एक ताल होता है। अब गाना स्लो है या फास्ट है या 3 ताल पे है, जैसे 1 2 3 1 2 3, 4/4 पे 1 2 3 4, जितने भी आप DJ के डांस गाने या फिर जो भी रोमांटिक सॉन्ग होते हैं मेजरली 4/4 पे होता है। और 3/4 पे जैसे पुकारता चला हूँ मैं, इसका जो रिदम चल रहा है 1 2 3 1 2 3 के ना 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 ना, इसका आप रिदम देख रहोगे अलग है। मतलब ये कह सकते हैं म्यूजिक का एक लैंग्वेज। हाँ, म्यूजिक का चाल है बेसिकली। कोई एक सीधा सीधा चलता है, कोई मटक मटक के चलता है ना। अब 6/8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, अरे प्रीतम प्यारे बंदूक ना 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 1 2 3 4 5 6 1 2 3, ये भी एक चाल है। 6 चाल का ये गाना हो गया। फिर एक 7/4 होता है, 7/8 बोलते हैं, छठ का गाना, उसका चाल टन 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 टन, वो उसका रिदम 7/4 पे चल रहा है। तो ये सब जो थ्योरी है, बहुत लोग जो आर्टिस्ट नया चालू करते हैं वो जानते नहीं इस चीज़ के बारे में, जो जिस कारण क्या होता है कि सिंगर शुरुआत तो करता है, बट मतलब होता है ना कि एक नाव पे समुद्र में या नदी में नाव में चलना, एक होता है स्विम करना, वो गोता नहीं लगा पाता है, वो किसी हाइट नहीं अचीव कर पाता। हाँ, वो क्या होता है कि ऊपरी स्तर पे आप पैसा दे के 2 बार 3 बार म्यूजिक बना लीजिएगा, बट जब आपको उस पे उस्ताद बनना है, उस्ताद बनने के लिए आपको ज्ञान की बहुत ज़रूरी है। और सबसे अधिक मज़ेदार चीज़ ये है कि म्यूज़िक सीखने में बड़ा मज़ा आता है। म्यूज़िक हो गया या आर्ट हो गया, ये ऐसा प्लेटफॉर्म, लोग बोलते हैं स्ट्रगल करने गए हैं, हमको तो कभी लगा नहीं कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमको मज़ा आ रहा है। मतलब वो शब्द को आप स्ट्रगल ना बोल के बोलिए कि आई एम लर्निंग, एंड लर्निंग इज़ अ वेरी
इंटरेस्टिंग चीज़ है, कोई भी चीज़ सीखने में जो मज़ा है ना वो इस फील्ड में खासकर, और इस फील्ड में आप सीखते रह जाओगे। एट द एंड ऑफ योर लाइफ आप कुछ ना कुछ नया चीज़ सीख के या सिखा के जाओगे, ऐसा है। हाँ, तो हम लोग थे प्रोसेस में। हाँ, तो प्रोसेस में यहाँ पर क्या हुआ कि अब जो है म्यूज़िक डायरेक्टर जो उसका रिदम सेट करेगा, उसका स्केल सेट करेगा। अब हर सिंगर का स्केल अलग होता है। अच्छा, वो जो हाँ लाउड गाते हैं जहाँ हाँ, तक स्केल हो गया बेसिकली, फॉर एग्जांपल तेरी मेरी मेरी, अब तेरी मेरी तेरी मेरी कोई पतला आवाज़ है, अच्छा। किसी का भारी आवाज़ है ना। कोई सिंगर ऐसा है कि हाई पिच नहीं गा पा रहा है। अब हमको देखना है कि अच्छा गाना कौन गाएगा, अच्छा ये आदमी का आवाज़ का स्केल क्या होना चाहिए, उस सिंगर के साथ एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, या उनको बोलेंगे आप रिलैक्स होके गा के मुझे एक ऑडियो भेज दीजिए, तो उसका मैं स्केल निकाल लेता हूँ। स्केल, हाँ, वो पर्टिकुलर स्केल होता है। ये भी है म्यूज़िक में, आप सीखोगे स्केल के बारे में, अगर म्यूज़िक सीखोगे तो जो सीखना चाहेंगे, हाँ जो सीखना चाहेंगे, हाँ बेसिकली, तो उसमें आपको स्केल का नॉलेज मिल जाएगा। उस स्केल पे जो हम लोग फिर जो है प्रॉपर उसका गाना का अरेंजमेंट क्रिएट करते हैं। अब गाना रोमांटिक है तो रोमांटिक में इंस्ट्रूमेंट्स क्या होंगे, जस्ट लाइक आप कपड़े के बारे में देख लो। आप मान लीजिए आप कहीं घूमने जा रहे हो तो आप रिलैक्स कपड़ा, लाइट टी शर्ट, लाइट शर्ट, हल्का सा जीन्स, थोड़ा सा, मतलब ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवल के हिसाब से पहनोगे। आप शादी में जा रहे हो तो सूट बूट पहनोगे, है ना, कुर्ता पजामा सूट बूट इस टाइप से कुछ भी पहन, बंडी वंडी, तो सबका थीम होता है। उसी प्रकार म्यूज़िक का भी, इंस्ट्रूमेंट्स का भी, हम लोग वो जो इंस्ट्रूमेंटेशंस करते हैं बेसिकली वो एक थीम डिसाइड करता है। एक रोमांटिक म्यूज़िक में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट जाएंगे, गिटार जा सकता है, पियानो जा सकता है, वायोलिन जा सकता है, ठीक है ना, सॉफ्ट ड्रम्स जा सकता है। अच्छा, वो सारे इंस्ट्रूमेंट तो आपके मतलब से ज़रूरी नहीं कि सारे इंस्ट्रूमेंट हो, सारा इंस्ट्रूमेंट हो। हाँ, कभी कभी क्या कॉम्पोजिशन में आप सिर्फ पियानो पे गा दो ना, वो भी अच्छा लगने लगता है। अगर सिंगर में दम है, कॉम्पोजिशन में दम है, लिरिक्स में दम है, तो आपको वहाँ पर किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत ही नहीं है। एक इंस्ट्रूमेंट भी काफ़ी है उस गाने को खूबसूरत बनाने के लिए। बट एक थीम होता है हर चीज़ का। अब डांस म्यूजिक है तो बिना इंस्ट्रूमेंट का हम सिर्फ वोकल गाएंगे तो कोई डांस तो कर नहीं पाएगा, सिंपल सी बात है। उसके लिए हमको चाहिए बीट, हेवी बीट चाहिए कि एकदम जो डीजे फ्लोर पे कोई उतरे तो भाई थिरकने लग जाए, है ना। अब उस पर भी हमको थीम डिसाइड करना है कि हमको थोड़ा देसी टाइप का म्यूजिक बनाना है कि वेस्टर्न म्यूजिक बनाना है। मेरा जो सीन है वो क्लब का है कि मेरा सीन जो है वो एक मतलब शादी का प्रोग्राम का है, या एक गाँव में ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम चल रहा है फॉर एग्जांपल, उस पर फिल्म आने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बीडी जलले हो गया, ये थोड़ा देसी टाइप का म्यूज़िक इसमें चाहिए। इसमें हमको तबला चाहिए, इसमें ढोलक चाहिए, नाल चाहिए, इसमें हमको फिर इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक भी चाहिए ताकि उस दोनों का वेस्टर्न म्यूज़िक और इंडियन म्यूज़िक का कॉम्बिनेशन से कुछ बेहतरीन आउटपुट आ जाए। अब जब हम क्लब में हैं तो वहाँ पर तबला ढोलक आ जाएगा तो भाई मूड ख़राब हो जाएगा, सिंपल सी बात। मतलब वहाँ पर आप मॉडर्न फील करना चाहेंगे तो वहाँ मॉडर्न म्यूज़िक जो होता है वो ज़्यादा आपको कंप्लाई करेगा उसमें। हाँ, क्रिएटिवली हम कुछ ऐसा इंडियन इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर लिए, उसको बढ़िया सा साउंड डिज़ाइन करके सुंदर बना के। एनीवे तो म्यूज़िक प्रोडक्शन का प्रोसेस ये हो गया, मतलब ये इतना हो गया कि हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हाँ वो सारा चीज़, हाँ उसके बाद जो होता है प्रोडक्शंस के बाद जैसे भी आपने इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट कर, हाँ म्यूज़िक ट्रैक बन गया मेरा, म्यूजिक ट्रैक बन गया। अब आया सिंगर, हाँ अब सिंगर आया, रिकॉर्डिंग हुआ। रिकॉर्डिंग में भी हमने उसको पूरा हेल्प करते हैं कि ऐसे ऐसे गाना है। एंड देन आफ्टर रिकॉर्डिंग उसके बाद होता है मिक्सिंग का प्रोसेस। मिक्सिंग मतलब जो भी आवाज़, क्योंकि अब हम इंसान गा रहा है, इंसान थोड़ा बहुत सुर हिलेगा ही, टाइमिंग हिलेगा ही, ठीक है ना, क्योंकि आप मशीन तो हो नहीं। तो उस चीज़ को हम लोग की वो ऑडियो बार बार आप सुनोगे, अपने मोबाइल में डालोगे या यूट्यूब पे डालोगे तो आप बार बार जो गाना पसंद आएगा वो बार बार सुनेगा, 100 बार, 200 बार, 1000 बार भी सुन सकता है। तो वो उतना बार सुनने के लिए हमको उसको मिक्सिंग करके उतना परफेक्ट बनाना पड़ता है। तो वो सारे इंस्ट्रूमेंटेशन का लेवल, वोकल का लेवल, वो सारे लेवल्स उसमें इफेक्ट्स वगैरह डाल के हम लोग उसको मिक्स करते हैं, जो कि गाने को बहुत सुंदर बनाता है। और मिक्सिंग भी अलग अलग डिवाइसेस के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप थिएटर में गाना सुन रहे हैं या थिएटर में फिल्म देख रहे हैं, तो थिएटर में देख रहे हो वहाँ के बहुत सारे स्पीकर्स होते हैं, वहाँ पर डॉल्बी का सेटअप होता है। वहाँ पर आप देख रहे हो, आप घर पे जब आप 7.1 स्पीकर में सुन रहे हो तो 7 स्पीकर है, 5.1 में 5 स्पीकर है, बूफर है। तो सारा जो टेक्नोलॉजी उसके हिसाब से मिक्सिंग होता है। मेजरली जो गाने हम लोग स्टूडियो में मिक्स करते हैं, एंड आफ्टर मिक्सिंग जो है वो गाना जो है वो रिलीजिंग के लिए चल जाता है ऑडियो प्लेटफॉर्म पे।
ऑडियो प्लेटफॉर्म से फिर आप जो है स्पॉटिफाई हो गया, सावन हो गया, गाना हो गया, इवन आप जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे आप प्लेटफॉर्म है वहाँ से आप ऑडियो ड्राइव कर सकते हैं। एंड वीडियो के लिए वीडियो प्रोडक्शन होता है, फिर उसमें वीडियो बनता है, कहानी बनता है, एक्टर्स आते हैं, वीडियो शूट होता है, एंड देन वो जो वीडियो का एडिटिंग होके फिर फाइनल प्रोडक्शन में जाके उसको फिर रिलीजिंग किया जाता है। रिलीजिंग के लिए क्या वो फिल्म के लिए जा रहा है या फिर यूट्यूब के लिए जा रहा है, एंड देन फिर जब गाना जब रिलीज़ हो जाता है उसके बाद फिर जो है व्यूज़ कैसे बढ़ाना है, उसका प्रमोशन कैसे होता है। तो किसी भी चीज़ को प्रमोट किया जाता है। एक फिल्म को भी आप देखते होंगे, एक धर्मा प्रोडक्शन जो है, अगर वो वीडियो अपना फिल्म बना रहे हैं तो वो प्रमोट करते हैं। एंड प्रमोट क्योंकि एक अच्छा सिंगर है, वो घर में गा रहा है, हमको कैसे पता चलेगा कि वो अच्छा सिंगर है, या मैंने एक गाना बनाया, आपको और मेरे को पता कैसे चलेगा कि हमने गाना बनाया। तो इसलिए उसको प्रमोट किया जाता है। प्रमोट में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने कुछ प्रमोट किया, किसे किया, जैसे आपने कुछ लोगों से रील्स बनवा लिया उस पर, है ना, या आपने मीडिया का मदद लिया कि वो उनके चैनल में काफ़ी व्यूज़ आते हैं, तो एक गाना रिलीज़ हुआ है फलाने चैनल पे, तो वो जो है फिर वो प्रमोट करेंगे, तो जो लोग इंटरेस्टेड है वो गाना सुनने जाएंगे चैनल पे। रील्स आजकल काफ़ी वायरल होता है, ऑडियो से रील्स वायरल, तो बहुत सारे क्रिएटर रील्स की जब क्रिएट करते हैं तो उससे भी बहुत सारे लोग को गाने डिस्कवर कर लेते हैं कि अरे गाना बड़ा अच्छा लग रहा है, सुन के देखते हैं किसका गाना है। तो उससे नए नए आर्टिस्ट भी डिस्कवर आजकल हो रहे हैं, ठीक है। और एडवर्ड्स है, एडसेंस है, ये सबसे आप जो है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे भी अपने गाने को प्रमोट कर सकते हैं। ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आपका गाना आपने ज़बरदस्ती 1 लाख लोग को सुना दिया, और 1 लाख लोग में हो सकता है कि 80,000 लोग को गाना पसंद आ गया, तो वो 80,000 लोग गाड़ी में सुनेगा, घर पे सुनेगा, अपनी वाइफ को सुनाएगा, अपने बेटे को सुनाएगा, अपने घर वाले को सुनाएगा, दोस्त को सुनाएगा, शेयर करेगा। और अगर गाना रिलेटेबल हो मतलब जैसे अगर हमारे फॉर एग्जांपल एक फ्रेंडशिप पे गाना है, तो वो आप जो है अपने फ्रेंड्स को शेयर करोगे। अगर उसका वीडियो ऑडियो आपको बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहा है अपने फ्रेंड पे, तो आप वो शेयर करोगे। अगर प्यार मोहब्बत तो अपने आप वाइफ को या फिर अपने जो गर्लफ्रेंड है उसको शेयर करोगे। तो ये सब चीज़ भी बहुत मैटर रखता है। ये तो प्रमोशन स्ट्रेटजी रहा कि सबसे प्रमोट करते हैं। हैं। हाँ जी। आपका मेजर प्रोजेक्ट मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि इतने दिनों आप म्यूज़िक इंडस्ट्री में हैं, तो आपका मेजर प्रोजेक्ट जो आपका कभी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अब तक का जिस पे आपने काम किया हो? मैंने एक्चुअली मेरे खुद के भी प्रोजेक्ट्स हैं। मेरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तो मेरा ये स्टूडियो ही है, देखा जाए तो। यानी सिंगिंग प्रोजेक्ट कोई मतलब ऐसा जो आपने क्रिएट किया हो? मैंने एक फिल्म के लिए काम किया था, NRI लाइफ प्रोडक्शन, जब मैं अमेरिकन प्रोडक्शन में काम कर रहा था। तो बेसिकली वो NRIs लोगों ने फिल्म बनाया था, उसका पूरा बैकग्राउंड स्कोर करना हुआ, उसके रिकॉर्डिंग्स वगैरह हो गया, गाने के रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब कुछ किया था। वो मेरे लिए काफ़ी बड़ा एक प्रोसेस था। एक फिल्म को कंप्लीट करना एक बहुत बड़ा काम होता है, उसमें रातों रात मेहनत लगा था। एंड अभी फ़िलहाल पूर्णिया में जो हम कर रहे हैं वो जो लोकल सिंगर्स हैं उनके प्रोजेक्ट्स में हम मदद ज़्यादा कर रहे हैं। और मेरे खुद के भी प्रोजेक्ट्स है, नया चैनल आने वाला है एक मेरा, डी म्यूज़िक हिट्स करके। तो वो उस चैनल में हम लोग जो है जो यहाँ का फोक म्यूज़िक है, अच्छा फोक म्यूज़िक हो गया या फिर जो रीजनल लैंग्वेज के म्यूज़िक हो गए, उस पे हम लोग जो है एम्फसाइज करने वाले हैं। क्योंकि हिंदी क्षेत्र का म्यूज़िक वो मुंबई में ज़्यादा बड़े लेवल पे हो रहा है, यहाँ का जो लोकल म्यूज़िक है वो आप उतना बड़े लेवल पे नहीं देख पा रहे हैं। आप पंजाब चल जाइए, पंजाब भी अपने लेवल पे है। आप साउथ इंडिया चल जाइए, वो भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्शन वगैरह कर रहे हैं, चाहे वो फिल्म रिलेटेड हो या वीडियो रिलेटेड हो, गाने रिलेटेड हो। बड़े बड़े म्यूजिशियंस आपको साउथ इंडिया में ही दिखेगा, पॉप स्टार आपको पंजाब में दिखेंगे। तो यहाँ के मतलब ये एक प्लेटफॉर्म है आपका, आप कह सकते हैं। मेरा एक सपना है यहाँ पर, और ये सपना को मैं साकार कर रहा हूँ। साकार करना नहीं, मैं साकार कर रहा हूँ उस चीज़ को। और यहाँ के लोकल आर्टिस्ट को, यहाँ के लोकल लैंग्वेज को, जैसे एक मेरा आर्टिस्ट है आदित्य बलराम, उसने ठेठी में रैप चालू किया, जो ठेठी लैंग्वेज है, पूर्णिया रेडिया ये सब क्षेत्र का, जहाँ पर मैथिली भोजपुरी सब का मिक्स है, ठेठी बेसिकली। एंड उस बंदे को अभी इंस्टाग्राम पे 40 लाख 50 लाख ऐसे व्यूज़ जाते हैं। उसका सारा प्रोडक्शन म्यूज़िक अपने यहाँ होता है। तो वो एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी तक का इस क्षेत्र में है। और इन फ्यूचर हम लोग भोजपुरी भी करेंगे, मैथिली भी करेंगे, हिंदी भी करेंगे। और यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का लोकेशन है, यहाँ का साउंड है, उसको यूज़ करके कुछ बेहतरीन बड़ा करने वाले हैं। और VFX वगैरह में भी हम लोग उतरने वाले हैं। मतलब म्यूज़िक वीडियो विद मतलब होता है ना अनरियलिस्टिक चीज़ों को दिखा के
मतलब एनिमेटेड एनिमेशन बैकग्राउंड पूरा एकदम हॉलीवुड टाइप। हम देखेंगे मतलब लोकल म्यूज़िक को मतलब कैसे फीचर्स करेंगे ड्यू म्यूज़िक स्टूडियो के थ्रू। जी हम चाहेंगे कि आप यहाँ के लोकल आर्टिस्ट, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं मेरे ख्याल से वो स्ट्रगल कर रहे होंगे, जी जी तो मैं चाहूँगा कि ड्यू म्यूज़िक स्टूडियो यहाँ के लोकल आर्टिस्ट को फीचर करे या उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तो बने ही, क्योंकि यहाँ जहाँ मैं मौजूद हूँ, मैं आपको बता दूँ मैं अपने दर्शकों को कि एक छोटा सा शहर है पूर्णिया। मैंने बताया नहीं शुरुआत में क्योंकि मैं थोड़ा सा रखना चाह रहा था कि इतना बड़ा स्टूडियो आप कह सकते हैं यहाँ के लिए एक बड़ी बात है कि जहाँ म्यूज़िक या जो क्या कहते हैं गाने की रिकॉर्डिंग भी होती है, इस तरह का म्यूज़िक स्टूडियो भी है जो लोकल टैलेंट्स के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में मतलब देखा जा सकता है। अगर ऐसे कोई सिंगर्स हैं या जिनको म्यूज़िक्स में इंटरेस्ट है तो मुझे लगता है कि वो ऐसे म्यूज़िक स्टूडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप हाँ वही मैं स्ट्रगल की बात कर रहा था, इससे पहले आपने कहा कितना चैलेंजेस है मतलब इस फील्ड में म्यूज़िक इंडस्ट्री में, मतलब एक आर्टिस्ट के लिए। एक आर्टिस्ट के लिए चैलेंजेस तो है, अब वो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिस्ट जो मेजरली मेरे पास जो सिंगर्स आते हैं वो मतलब उनके दिमाग में सर मैं गाना गाता हूँ मुझे हिट कर दीजिए, होता है ना। लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि आपको एक गाना सिर्फ रिकॉर्ड करके रिलीज़ करके आप हिट हो जाओगे। पहले के दौर में बात अलग था, पहले के दौर में चीज़ें लेबल के हाथ में थी। लेबल्स जो है वो आर्टिस्ट को बनाता था, अगर ढंग का वो कलाकार है, और उसका सीडी बेच के वो रेवेन्यू अर्न कर लेता था, कैसेट बेच के। तो चीज़ें बहुत कुछ हाथ में हुआ करती थी। अब वो सीन नहीं रहा। अब लेबल भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक जब तक आप कुछ पॉपुलैरिटी खुद अपने हाथों से मतलब क्रिएट नहीं कर लेते। इसका मतलब ये है कि एक आर्टिस्ट को यहाँ पर अपने आप को प्रमोट करना आना चाहिए। सोशली डिजिटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपका एक जैसे इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, इन पे आपको एक प्लेटफॉर्म पे अपना मतलब होता है ना एक फ़ैन फॉलोइंग बनाना पड़ेगा, एक इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा लोगों को कि वो आप पे आपका कंटेंट देखने के लिए मजबूर हो जाए। आपका कंटेंट में इतना मज़ा है उनको कि वो सारा काम छोड़ के आपका मतलब कह सकते हैं कि इस फील्ड में आने से पहले मतलब यू नीड टू बी अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर भी और यूनिक होना पड़ेगा, सबसे होना पड़ेगा। ये नहीं कि हाँ जो करते आ रहे हैं वही चीज़ करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, नहीं। फिर आप क्या करोगे, आप वही छोटे मोटे परफॉर्मेंस प्रोग्राम करते रह जाओगे और आपको जो है बहुत ज़्यादा हाइप नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको यूनिक आइडिया के साथ आना पड़ेगा, अपना पर्सनैलिटी ग्रो करना पड़ेगा। और जो प्लेटफॉर्म है जैसे यूट्यूब हो गया और ये सब इन सब चीज़ों पे अपने आप को बहुत अच्छा प्रमोट करना बस अपने मतलब व्यूअर्स के लिए क्वेश्चंस के, एक म्यूज़िक इंडस्ट्री में कौन कौन सा कैरियर ऑप्शंस हो सकता है? टेक्निकल में या फिर क्रिएटिव? सारा ओवरऑल मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री को एज एन इंडस्ट्री देख रहा हूँ, तो उसमें क्या क्या कैरियर ऑप्शन हो सकता है? देखिए, पहला है कि सबसे एक तो सिंगर हम जानते हैं, सिंगर है। एक जैसे मान लीजिए अगर आप म्यूज़िक में इंटरेस्टेड है तो इसमें अलग अलग फील्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप म्यूज़िक में सबसे पहला चीज़ आता है सिंगर, मतलब आप जो एक ऑडियंस देख रहा है सबसे पहले सिंगर को देखता है, ठीक है। तो एक सिंगिंग एक ऑप्शन है। सिंगिंग के लिए आप बैंड बनाइए, मेरा ये मानना है कि आप कुछ म्यूजिशियंस लोग के साथ कोलैब कीजिए, बैंड बनाइए, कीबोर्डिस्ट, गिटारिस्ट, ड्रमर, और उसको फिर आप जो है अपने लाइव परफॉर्मेंस कीजिए, लाइव शोज़ कीजिए, इवेंट्स वाले से बात कीजिए, उनसे आप मिल के जो है शोज़, क्योंकि सिंगर का मेन कमाई, मेन अर्निंग जो है वो लाइव परफॉर्मेंस है। उसके बाद अगर आपकी सिंगिंग बहुत अच्छी है, यूनिक है, तो वैसे कंपोज़र बैठे हुए हैं या यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं जिनको अपने चैनल पे गाना डालना है, तो वो आपको जो है वो जाके वो रिकॉर्डिंग के लिए आपको बुलाएंगे कि मेरे गाने पे गाइए। अगर आप में दम होगा तभी ना, अगर आप में वो वैसी पावर होगी। तो सिंगर्स के लिए ये है कि हाँ, देन यू विल गेट सम अमाउंट ऑफ मनी फॉर रिकॉर्डिंग, और वो रिकॉर्डिंग से आपको खुद भी प्रमोशन मिलेगा कि मेरे गाने हिट हो रहे हैं, एंड देन फिर जो है आपको लाइव शो से आप काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हैं। एक आर्टिस्ट जो है मैं बस ये तो इट्स के सिंगिंग के लिए है। हाँ, ये सिंगिंग के लिए हो गया। अब मैं बाकी आ रहा हूँ। अब जैसे म्यूज़िक प्रोडक्शन एक बहुत बड़ा करियर है। जैसे आप किसी आर्टिस्ट के लिए गाना बनाना चाहते हैं, उसका म्यूज़िक बनाना चाहते हैं, सो यू चार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर मेकिंग म्यूज़िक, है ना। मिक्सिंग इंजीनियर एक करियर है,
मिक्सिंग मतलब अगर, क्योंकि होता है बहुत सारे म्यूज़िक जो प्रोड्यूसर है या अरेंजर है वो म्यूज़िक तो बना लेते हैं बट गाने को एनालाइज नहीं कर पाते कि किस लेवल पे बजना चाहिए, क्या उसका बैलेंसिंग होता है, क्योंकि गाना बनाते बनाते बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, तो कान कभी कभी काम करना बंद कर जाता है हमारा, समझ नहीं आता है क्या सही हो रहा है गलत हो रहा है। तो उस जगह पे एक तीसरा प्रोफेशनल आदमी जो कि एक नए फ्रेश ईयर से उस गाने को देखेगा एंड वो सारे पार्ट को फिर से अपने हिसाब से मिक्स करेगा ताकि वो ऑडियंस को अच्छा लगे सुनने में, तो वो एक मिक्सिंग हो गया। अब बाकी आप फिल्म में देखिएगा तो लाइव साउंड रिकॉर्डिंग होता है, मतलब लोकेशन साउंड रिकॉर्डिंग होता है, जहाँ फिल्म के लोकेशन होता है वहाँ पर भी आप देखते होंगे बूम माइक्रोफोन हो गया या लाइव, जैसे हमने यहाँ माइक लगाया हुआ है, या आप जैसे कपिल शर्मा का शो हो गया, इस टाइप के स्टेज शो में आप जाते हो। नहीं, ये मैं जितने भी काम मैं देख रहा हूँ, पता नहीं मैं मतलब दैट इज़ माय ऑब्जर्वेशन, ये फ्रीलांस टाइप का लग रहा है, गिग टाइप, कोई फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऐसा नहीं है जैसे कि प्रोजेक्ट बेसिस पे यह काम होता है, जैसे एक गाना रिकॉर्ड होना तो उस पर सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, फिर डिसबैंड हो जाता है टीम, ऐसा नहीं है। फुल टाइम देखिए फुल टाइम कब होगा बताते हैं, दो चीज़ें आजकल तो लोग प्रेफर करते हैं फ्रीलांसिंग करना, सिंगिंग अपार्ट फ्रॉम सिंगिंग, ये तो प्रोजेक्ट बेसिस, उसके अलावा भी जो बैकग्राउंड में काम करते हैं, एडिटिंग जी है या और भी बहुत सारे नहीं, वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आप एक मीडिया हाउस में हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा डेली का एपिसोड्स निकल रहा है, हर हफ्ते मेरे को निकालना ही है, ये 4 एपिसोड निकलने हैं, तो ये तो फुल टाइम काम हो गया ना। जब आप एक सीरियल के लिए काम कर रहे हो, आप एज अ साउंड इंजीनियर वहाँ पर आपको हर लोकेशन में जाके सबको माइक लगाना है, उसका ऑडियो रिकॉर्ड करना है, उसका बैकग्राउंड म्यूजिक बनना है, तो ये फुल टाइम काम हो जाएगा। अब जैसे पूर्णिया ऐसे शहर में अभी तक ऐसा कोई चैनल नहीं है जो कि हर हफ्ते कंटेंट क्रिएट कर रहा है। व्यूअर्स तो हैं यहाँ, मतलब लोग सुनते तो हैं, लेकिन हाँ गाने में लोग सुन रहे हैं, तो गाना का जो है वो 1 सॉन्ग है, 2 सॉन्ग है, 5 सॉन्ग है, वो प्रोजेक्ट बेसिस पे ही रहेगा। हाँ, लेकिन जैसे ये स्टूडियो हो गया तो यहाँ पर काम निरंतर आते रहता है, तो जैसे काम बढ़ेगा यहाँ पर, मान लीजिए दिन भर रिकॉर्डिंग ही हो रहा है, डबिंग चले, फिल्म का काम आ गया और फिल्म का जो है 3 घंटे की फिल्म है उसका पूरा डबिंग, तो आप क्या सोच रहे हो 3 घंटे का फिल्म 3 घंटा में रिकॉर्डिंग हो जाएगा? 3 घंटे का फिल्म के लिए आपको कम से कम 1 महीना 2 महीना रिकॉर्डिंग सिर्फ स्टूडियो बुक रहेगा, वो डबिंग के लिए एक सीन देख के वो 10 बार रीटेक्स ले होंगे उसमें, फिर उसका एडिटिंग होगा, मिक्सिंग होगा, बहुत बड़ा प्रोसेस है। एक 5 मिनट का गाना 3 मिनट का गाना बनाने के लिए हम लोग को हफ्ते भर का टाइम लग जाता है, उसका म्यूज़िक है, ये है, फिर उसके बाद लाइव अगर कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए फ्लूट आर्टिस्ट आ रहा है, फ्लूट आर्टिस्ट अलग चार्ज कर रहा है, उसको अलग रिकॉर्ड कीजिए, उसको मिक्स कीजिए, वो भी 50 टेक दे रहा है, उसमें 2 बेहतर टेक जो है वो हम लोग चूज़ कर रहे हैं, तबला प्लेयर आ रहा है, वायलिन प्लेयर आ रहा है, इट्स अ मतलब ह्यूज वर्क टास्क है ये, एंड जो उसका आउटपुट है वो 3 मिनट 4 मिनट का लोग उसी में डिसाइड कर लेते हैं अच्छा है या खराब है गाना जो है। तो इंस्पायरिंग अब म्यूजिशियन को क्या मतलब सलाह देना चाहेंगे, जो एस्पायर कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में आने के लिए, क्या कहेंगे उसे? ये इंडस्ट्री, हाँ ये इंडस्ट्री बहुत फैसिनेटिंग इंडस्ट्री है, लेकिन सिर्फ फैसिनेटिंग फैक्टर पे नहीं जाना है, हीरो नहीं बनना है। हीरो बनने के लिए जो जो चीज़ ज़रूरत है उस चीज़ पे ध्यान देना है। अगर हमको सिंगर बनना है, हमको म्यूज़िक डायरेक्टर बनना है या प्रोड्यूसर बनना है, साउंड इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए जो जो फैक्टर्स आते हैं, आपको सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट सीखना पड़ेगा, इन सब चीज़ों पे अगर आप ध्यान दीजिएगा, है ना, तो आप बिल्कुल जो है फ्यूचर में अच्छा कुछ मतलब बन पाइएगा, कुछ क्रिएट कर पाइएगा, है ना। और ये सोचिएगा कि मैं इंडस्ट्री में आके लाखों करोड़ों कमाने लग जाऊँगा, मल्टी मिलियनर बन जाऊँगा, तो आप गलत हो। आप सीखना चालू कीजिए, ये सोच के नहीं कि आप पैसे कमाइएगा उससे, ये सोच के कि मुझे ये चीज़ सीखना है, इसकी जानकारी लेनी, ये चीज़ क्रिएट करना है। जब आपके आइडियाज़ में इतना पावर हो जाएगा ना, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लोग आपसे आके जुड़ जाएंगे, आपको किसी से जुड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अपने स्किल्स को डेवलप कीजिए, इतना पावरफुल बनाइए कि आप कुछ भी कंटेंट क्रिएशन आपने पोस्ट किया और 4 लोग आपको कमेंट करने लग जाए, भाई मेरे साथ काम करना है क्या, मेरे साथ काम करना है क्या। तो अपने काम पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, एंड फिर पूरा कायनात लग जाएगा आपके लिए, आपको बनाने के लिए। आपको म्यूज़िक का जो स्टूडियो का सेटअप है वो देख के अंदाज़ा नहीं लग रहा होगा कि हम कहाँ खड़े हैं, मुंबई के किसी स्टूडियो में खड़े हैं या फिर किसी एक छोटे से शहर में। आप खुद देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो स्टूडियो है दिखने में भले ही छोटा लगता है, लेकिन इसको बनाने के पीछे जितनी मेहनत लगती है, जितना पैसा लगता है, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये वो स्टूडियो है, आप दिखा दें, जहाँ सिंगर सॉन्ग रिकॉर्ड करता, मतलब गाता है। मैं आपको बता दूं, ये बहुत साउंड, इसमें ऐसा सिस्टम होता है कि आप कह सकते हैं टाइप का साउंड प्रूफिंग होता है।
एक तो साउंड प्रूफिंग, दूसरा के अंदर में इको, जब मैं अभी बात कर रहा हूँ थोड़ा बहुत इको आ रहा होगा। जो लोग डिजिटल कंटेंट क्रिएट करते हैं उन्हें पता होगा कि जब हम रिकॉर्ड करते हैं कि इको का कितना इंपॉर्टेंस है। अगर ये इको लेस हो जाए तो जो वॉइस होता है बहुत क्लियर क्रिस्टल आता है। तो इसीलिए ये स्टूडियो बना है। मैं खुद दीक्षित जायसवाल जी से जानना चाहूँगा इसके पीछे। ये थोड़ा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ वो एडिटिंग करते हैं, एडिटिंग के साथ साथ म्यूज़िक प्रोडक्शंस भी करते हैं। तो आप हमें सबसे पहले बताइए, क्या बताएंगे, पहले स्टूडियो के बारे में बता दीजिए। स्टूडियो आप तो शुरुआत क्या क्या है? तो आप देख सकते हैं ये दो सेक्शन है यहाँ पर। फर्स्ट सेक्शन है अपना ये अपना हो गया एडिटिंग रूम। एडिटिंग मतलब जहाँ पर म्यूज़िक प्रोडक्शन, म्यूज़िक वगैरह बनता है ना। और दूसरा पार्ट है अपना ये रिकॉर्डिंग रूम। सो आप जैसे इस रिकॉर्डिंग रूम में आइएगा तो आपको एक साउंड का जो होता है ना, कि जहाँ पर साउंड में गूंजपन होता है, बेसिकली उसको रिवर्ब बोलते हैं। वो रिवर्ब का जो आप कम होते हुए देख सकते हैं, डैम्प वॉइस जो वो काफ़ी डैम्प हो जाता है हमारा। तो क्या होता है कि रिकॉर्डिंग के टाइम पे हमें जो साउंड वो चाहिए, बहुत क्लीन साउंड चाहिए, बिना किसी नॉइज का, बिना किसी रिफ्लेक्शंस का, जो आप इको आसान भाषा में बोल रहे हैं। क्योंकि हम वो चीज़ इफेक्ट अपने हिसाब से डालते हैं, सिचुएशन के हिसाब से, गाने के थीम के हिसाब से। तो यहाँ पर जो हमने माइक्रोफोन रखा है वो है लुइट ऑडियो का। ये मल्टीपोलर पैटर्न माइक्रोफोन है। इसमें 8 पोलर पैटर्न है, आप देख सकते हो यहाँ पर। बेसिकली पोलर पैटर्न का काम होता है अलग अलग डायरेक्शन से साउंड कैप्चर करना। तो अब जैसे सिंगर है तो हम लोग जो है वो कार्डियट पैटर्न यूज़ करते हैं। सिंगर का हाइट वगैरह सेट कर देते हैं पहले, जैसे जिस हिसाब से अपना सिंगर का हाइट रहा वो सामने से कैप्चर करता है। बट कभी कभी क्या होता है कि एक क्वायर ग्रुप आता है। क्वायर ग्रुप का मतलब हो गया कोरस जो कहते हैं। एक साथ 4-5 लड़कियां हैं, लड़के हैं, तो उनको क्या करते हैं हम लोग राउंड शेप में कर देते हैं। एंड देन फिर इसमें पोलर पैटर्न जो होता है ओमनी डायरेक्शनल, चारों डायरेक्शन से वो कैप्चर करने लगता है। इवन जैसे इंस्ट्रूमेंट कुछ रिकॉर्ड करना हुआ, गिटार हुआ, ड्रम्स हुआ, ये इस टाइप्स के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, तो उसको हम लोग डिफरेंट पोलर पैटर्न्स को यूज़ करके साउंड को। ये काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का माइक्रोफोन है। मेजरली स्टूडियोज़ में आप रोड का माइक्रोफोन देखते होंगे, है ना। और रोड नहीं है तो स्टूडियो नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रोड भी अच्छी कंपनी है और ये सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे है। छोटे मोटे स्टूडियोज क्या होता है ना, वो दूसरे स्टूडियोज में क्या इंस्ट्रूमेंट है वो देख लेते हैं। अच्छा यामा का HS5 का स्पीकर है, लेकिन कर क्या रहा है यामा का HS5 उनको मालूम नहीं है, क्योंकि वो इंजीनियर नहीं है। एक मिस्त्री और एक इंजीनियर जो गाड़ी बना रहा है, जो डिज़ाइन कर रहा है, और एक गाड़ी जो रिपेयर करता है, वो ये नहीं देखेगा कि हाँ फलाना चीज़ लगाया है तो लगा दो। तो वो होता है, लोग देखा इसकी में भी बहुत कुछ ले लेते हैं। बट जो हम लोग जो है उसका एक जो उसका डायग्राम होता है, डायफ्राम का अलग अलग फ्रीक्वेंसी रिस्पांस होता है, उस पर बात करते हैं। यहाँ से दिखता है सिंगर। हाँ, मतलब तो ये आपका जो हो गया सामने अपना रिकॉर्डिंग रूम, जहाँ पर सिंगर वहाँ पर म्यूजिक डायरेक्टर या मिक्सिंग इंजीनियर, रिकॉर्डिंग इंजीनियर बैठते हैं। बेसिकली इस स्टूडियो में तो मैं बैठता हूँ, एंड यहाँ पर सिंगर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये यहाँ पर कुछ ये ऑरेंज और ब्लैक रंग का कुछ, इसको साउंड एब्जॉर्बर बोलते हैं। तो जैसे क्लैप हो गया, आप नॉर्मल रूम में जाइएगा या बाथरूम में जाओगे तो ऐसे कुछ क्लैप मार के देखना तो काफी इको आएगा। हाँ, आपको रिफ्लेक्शंस आएंगे अपने साउंड के। तो ये क्या करता है, बेसिकली ये साउंड जो मेरा गया इसको ये एब्जॉर्ब कर लिया, रिफ्लेक्ट नहीं किया। और आप देख रहे होंगे कि ऐसा नहीं कि मैंने पूरा भर दिया इसको, मैंने गैप्स भी रखे हैं, क्योंकि साउंड को पूरा डेड कर देंगे तो साउंड बहुत ज़्यादा दबा हुआ साउंड करेगा। तो उससे क्या होता है कि एक जो नेचुरल साउंड का एक वो ये होता है, फ्लेवर होता है, वो भी डिग्रेड हो जाता है। इसलिए उसको उतना ही ट्रीट करना है कि जो साउंड को कम भी कर दे, नॉइज़ भी बाहर से ना आए, ना अंदर का नॉइज़ ज़्यादा बाहर जाए, एंड क्लियरिटी में ओरिजिनल साउंड रिकॉर्ड हो, लाइव साउंड रिकॉर्ड हो। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो यहाँ मेरे ये बाहर से ही देख लें। और ये तो रहा छोटा सा तो नहीं कहेंगे, बहुत महंगा सा स्टूडियो है। इसके अलावा कुछ ये सेक्शन है, यहाँ मैं देख रहा हूँ कुछ थोड़ा बहुत इंस्ट्रूमेंट। जैसे ये आप जो देख रहे हैं ना, ये बोर्ड के अंदर में रॉकवूल लगा हुआ है। ये तो ऊपर से है। अच्छा। बट ये दोनों जो प्लाई का बोर्ड है, इसके बीच में रॉकवूल लगा हुआ है। रॉकवूल यहाँ नहीं मिलेगा आपको, बिहार में, कलकत्ता में कहीं नहीं मिलेगा। कोलकाता वगैरह में मिलेगा भी तो AC वेसी का रॉकवूल मिलेगा। बेसिकली रॉकवूल क्या करता है, वो साउंड डैम्पिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अंदर का साउंड बाहर ना जाए, बाहर का साउंड अंदर ना जाए। वो पत्थर से बना होता है रॉकवूल, तो उसमें जैसे फायर वायर लगने का भी बहुत कम चांसेस होता है। कीड़ा वीड़ा नहीं लगेगा। जैसे आप बहुत लोग बोलते हैं कि चलो आवाज को डैम्प करना है, काइंड ऑफ फोम डाल देते हैं, रुई डाल देते हैं, लेकिन फोम और रुई में भी उतना डैम्पिंग नहीं है। और दूसरी बात क्या है ना कि मान लेते बाय द वे कुछ पानी वानी चला गया
या ज़्यादा दिन होने से उसमें कीड़ा लगने का भी चांसेस हो जाता है। तो वो चीज़ रॉकवूल में आपको नहीं हो, क्योंकि पत्थर से बना हुआ चीज़ है। पत्थर को मतलब बेसिकली उसका रुई जैसा बना के एंड देन वो काफ़ी साउंड प्रूफिंग भी करता है। अब आते हैं इस सेक्शन में। इस सेक्शन में आप देख सकते हो काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट हैं यहाँ पर। कुछ गिटार्स हैं, पियानो है, ये माइक्रोफोन है। ये माइक्रोफोन मैं यूज़ करता हूँ डेमो सिंगिंग के लिए और कम्युनिकेट करने के लिए, अगर सिंगर अंदर में है, क्योंकि यहाँ का साउंड अंदर नहीं जा रहा है और अंदर का साउंड बाहर नहीं आ रहा है। सिंगर कितना भी चिल्ला ले, अगर मैं ये सिस्टम ऑन नहीं करूँगा तो सिंगर का साउंड बाहर नहीं आएगा। और मैं बोलते कितना भी रह जाऊँ, अगर ये सिस्टम ऑन नहीं है तो उसको हेडफोन के थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पीकर्स चलते रहते हैं। और अगर स्पीकर का साउंड डायरेक्ट माइक में चल जाएगा तो वो आवाज़ जो है हाँ उसमें वो गूंज टाइप का साउंड आएगा जो कि अजीब लगेगा सुनने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा सेटअप है। स्क्रीन हमारा यहाँ प्रोजेक्टर एलईडी है, ये अंधेरा होने पे और खिलता है। एंड ये अपना कंसोल है। कंसोल ये डिजिटल कंट्रोलर है, ये सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेटेड है। तो यहाँ पर जो भी मैं चीज़ें छेड़ूंगा वो मेरे सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड है, डायरेक्टली सॉफ्टवेयर में साउंड को अफेक्ट करेगा। तो ये हमारे एडिटिंग और रिकॉर्डिंग के टाइम पे काफ़ी मदद करता है। ये अपना है यूफोरिया का साउंड कार्ड। तो साउंड कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी माइक्रोफोन को चलाने के लिए। यहीं से आपका जो है बेसिकली आवाज़ में गेन डालना हुआ या उस टाइप के माइक्रोफोन को चलाने के लिए पावर देना हुआ। ये माइक्रोफोन तो आप लोकली किसी भी चीज़ में चला लोगे, बट वो माइक्रोफोन के लिए आपको ऑडियो इंटरफेस लेना पड़ेगा जिसमें 48 वोल्ट का फैंटम पावर मौजूद हो। और ये 8 चैनल का है, तो इसमें हम लोग एक्सपेंड करके काफ़ी चीज़ें मिक्स करने में हेल्प होगा अपने को। इवन 5.1 7.1 मिक्सिंग भी हो सकता है इसमें। बाकी सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते हैं, स्पीकर्स हैं, कुछ कंट्रोलर और पीछे भी है। यहाँ पे पियानो है, ये सारा ये बजाते हैं आप? मतलब इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा बजाते हैं? मेरा मेजरली पियानो है। ये पियानो पे बजाएंगे अभी तो पावर उधर से मैं बजा सकता हूँ। बस बजा क्या, थोड़ा सा सुना था।
बहुत बहुत शुक्रिया कि ये थे दीक्षित जायसवाल जी। और इस तरह के आर्टिस्ट को आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा हमारा ये प्रोग्राम। इस तरह के आर्टिस्ट को हम फिर अपने प्रोग्राम में फीचर करेंगे। हर संडे देखते रहिए हमारा प्रोग्राम संडे बाइट। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।